हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मार्च ख़त्म होने पे है और ये 31 मार्च लास्ट डेट है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। हमेशा के लिए लास्ट डेट नहीं है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 22-23 उसके इन्वेस्टमेंट के लिए 31 मार्च लास्ट डेट है और अभी बहुत कम टाइम बचा है। इसलिए मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इन्फॉर्मेशन मैं बहुत बेसिक प्रोवाइड करूँगी लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली, इसीलिए मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आज सिर्फ 80C की बात करने वाली हूँ। 80C जो हर एक इंडिविजुअल, एक मिडिल क्लास के बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 80C में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से सेक्शन का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी का बजट आया, जो 2023 का बजट आया, उसमें गवर्नमेंट ने 80C में कोई भी चेंज नहीं किया है। अपनी पुरानी लिमिट एज इट इज़ है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमारी लिमिट क्या है 80C का, यदि अपने को डिडक्शन क्लेम करना है तो 80C की डिडक्शन लिमिट है हमारी 1,50,000। 1,50,000 रुपये से ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एवरीबडी नोज, सबको पता है ये चीज़। तो क्या नहीं पता, देखिए हमको एक छोटी बस यही पता रहता है कि भाई 80C है इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप डिडक्शन ले सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा मैंने बताया वही है। उसके बाद होता है प्रोविडेंट फंड। आप हर एक एम्प्लॉय होता है, अगर आपकी कंपनी में आपकी सैलरी स्लिप में पीएफ डिडक्ट हो रहा है, देखिए फॉर्म 16 में पीएफ का डिडक्शन नहीं मिलता है। जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे, यदि आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो साल भर में जितना भी 5,000 रुपये महीने, तो 12 पंचे 60,000 रुपये का आप पीएफ का डिडक्शन 80C के अंतर्गत ले सकते हैं। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता रहती हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा हम बात करेंगे, देखिए ये यहाँ पे दोनों पीएफ कवर होगा। एक पीएफ जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसका यदि पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का आप उसमें क्लेम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं क्लेम कर सकते। दूसरा, यदि आपने अलग से पीपीएफ का अकाउंट खुलवा रखा है तो जितना भी पैसा आपने साल भर में, जैसे कि मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो 22-23 के अंतर्गत आपने पीएफ में जितना भी जमा कराया वो पूरे पैसे का आप डिडक्शन ले सकते हैं, अपर लिमिट 1.5 लाख। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है यूएलआईपी। यूएलआईपी क्या होता है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें यदि आपने कुछ पैसा लगाया है तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। आगे चलते ईएलएसएस क्या होता है? ये एक प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत सारे होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो टैक्स सेविंग है? तो आप ध्यान देखना, जो भी म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये वाला म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग है। तो उसमें आप जितना भी पैसा लगाते हैं वो आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। फिर बात वही आती है 1.5 लाख तक आप यहाँ पे क्लेम कर, आप पैसे कितने भी लगा सकते हैं लेकिन आप यहाँ 1.5 लाख तक उसका क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये वाले टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या रहता है? लॉक इन पीरियड होता है। जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ये वाले टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं वो 3 साल से पहले आप उसके पैसे नहीं निकाल सकते। आप उसमें डाल सकते हो एसआईपी के थ्रू या वन टाइम, लेकिन आप निकाल नहीं सकते उसको 3 साल के पहले। लॉक इन आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं टैक्स डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस टैक्स, किसी भी बैंक के पास यदि आप एफडी करेंगे तो एफडी भी 2 प्रकार की होती है। जब आप कोई एफडी करने जाते हैं तो बैंक वाला आपसे पूछता है, या यदि आप ऑनलाइन एफडी करते हैं तो उससे आपसे पूछा जाता है कि आपको टैक्स सेविंग एफडी करनी है या फिर नॉन टैक्स सेविंग। तो अगर आप टैक्स सेविंग, यदि आपके पास कोई भी टैक्स सेविंग या 80C आपका पूरा खाली है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टैक्स सेविंग एफडी करिए, अपना इनकम टैक्स बचाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, मतलब अगर आपने पोस्ट ऑफिस के पास जो भी पैसे जमा किए नहीं, यदि आपने टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के लिए, यदि आपने 5 साल के लिए कोई पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा है, जैसे बैंक में एफडी खोलते हैं वैसे ही पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट होता है, वो पैसे का आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। आरडी नहीं है यहाँ पे, ये टर्म डिपॉजिट है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, पता होगा आपको कि ये अपनी बच्चियों के लिए अकाउंट खुलता है। सुकन्या समृद्धि योजना का यदि आपने अकाउंट खुलाया है, साल में आपने जितना भी पैसा उसमें डिपॉजिट किया है उसका आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। आगे चलते सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए, जो भी बुजुर्ग हैं जो 60 साल के ऊपर हो चुके हैं या 60 साल के हो चुके हैं तो ऑटोमेटिक उनका अकाउंट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में, जो पैसे आपने साल भर में उस अकाउंट में जमा किए हैं उन पैसों को आप अपने 80C में एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबको चीज़ें पता रहती हैं लेकिन कितना होगा, क्या होगा, कितना अमाउंट का डिडक्शन होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलिए,
आगे चलते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस देखिए, हर एक इंसान है, सबके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी अपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए जो आप स्कूल में फ़ीस जमा करेंगे, जैसे फ़ीस तो बहुत सारी होती है, तो वो सारी फ़ीस का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलता है। वो वाली फ़ीस जो वो आपको एक सर्टिफिकेट स्कूल वाले बना के देंगे, नहीं बना के देते तो आप उनसे मांगिए कि भैया जो भी हमने फ़ीस दी है साल भर में, उस फ़ीस में ट्यूशन फीस का अमाउंट कितना था, तो वो आपको एक रिसिप्ट बाकायदा आपको प्रिंट निकाल के देंगे। उसमें जो अमाउंट लिखा रहेगा ट्यूशन फीस का, वो आप अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? पोस्ट ऑफिस आप जाएंगे, आप बोलेंगे हमको एनएससी कराना है, एनएससी आप करा लेंगे। वो कितने अमाउंट का होगा और कम वो होता है 5 साल का, 5 साल के पहले आप उसको विड्रावल नहीं कर सकते। तो उस वो आप करवा लीजिए, एनएससी का पूरा अमाउंट आप अपने यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, सबको पता है जो पूरी किस्त होती है वो पूरी की पूरी किस्त यहाँ पे नहीं होती, उसका जो इंटरेस्ट है वो 24B में अलग सेक्शन में उसका डिडक्शन मिलता है। लेकिन जो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो आपका एक स्टेटमेंट होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना और इंटरेस्ट अमाउंट कितना। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें जो मैं आगे बताने वाली हूँ, स्टैम्प ड्यूटी। जब आप कोई भी घर खरीदते हैं ना, तो आप स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी की छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ये सारी चीज़ों का डिडक्शन आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा बहुत डिटेल में जो मैंने आपको बताया है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कहीं किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं खुद इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हूँ, इनकम टैक्स एडवाइज़र हूँ। यदि आपको लगता है आपको किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स में कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा यदि आप अपना इनकम टैक्स फाइल करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।